Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking lesson number 15 and poem number 4, The Seven Edges of Man, written by a very well known poet William Shakespeare. It is a monologue taken from Shakespeare's comedy As You Like It, and it's written by a character named Jacques in Melancholy. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम इस पोएम को स्टार्ट करें देखने वाले एज द सेवन एजेस ऑफ मैन कि मैन के 7 एजेस बताई गई है, 7 अवस्थाएं बताई गई है और उन 7 अवस्था में क्या क्या है और किस प्रकार से हैं ये हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम एंड बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द पोएम। और उससे पहले हम अबाउट द पोएम स्टार्ट करने वाले हैं तो देख लेते हैं अबाउट द पोएम क्या है। विलियम शेक्सपियर की बात करें 1564 में इनका बर्थ हुआ और 1616 में इनकी डेथ हुई और ये एक इंग्लिश पोइट है, प्ले राइट है, एक्टर है और ड्रामेटिस्ट है। इज़ ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। तो इनको एक उपाधि दी गई जिस उपाधि से इनको जाना जाता है वो है बार्ड ऑफ एवन। एवन के बार्ड, बार्ड कहा जाता है महान कवि को। हिज वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेज। अगर उनके साहित्यिक कृतियों की बात की जाए तो उसमें 38 तो प्लेज है, 154 सॉनेट्स। शेक्सपियर स्पेशली जो जाने जाते हैं अपने सॉनेट्स के लिए जाने जाते हैं, एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, और 2 बड़ी बड़ी लॉन्ग नरेटिव पोएम्स भी इन्होंने लिखी है। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड आर प्रिफर्ड द वर्ल्ड्स ओवर। और देखो इनके जो प्लेज है वो ट्रांसलेट किए गए कई सारी जो आज की आधुनिक भाषाएं हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं उनमें, और उनको परफॉर्म भी किया गया है स्टेज के ऊपर पूरे संसार में। कि मतलब इनके जो प्लेज है वो स्टेज के ऊपर प्ले भी किए जा चुके हैं और यहाँ तक इनके प्लेज के ऊपर मूवीज़ भी बनाई जा चुकी है। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। शेक्सपियर्स ने प्रोड्यूस किया है, लेके आए, काम किया अपना फेमस वर्क किस समय के मध्य, 1589 से लेकर 1613 के बीच में। हिज प्लेज वर प्राइमरली कॉमेडीज, स्टोरीज, ट्रेजेडीज़, ट्रेजिकॉमेडीज़। तो इनके जो प्लेज है मुख्यतः उनमें कॉमेडीज़ शामिल है। कॉमेडीज़ ये लिखा करते हैं, मतलब इन्होंने इतिहास के बारे में भी लिखा है, हिस्ट्रीज भी है, ट्रेजेडीज़ भी लिखी है इन्होंने और ट्रेजिकॉमेडीज़ भी लिखी है। इनकी कुछ जो हम देख लेते हैं प्लेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नाम कमाए इनके प्लेज ने, वो हैमलेट्स, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ये इनमें से कुछ है। इसके अलावा जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेज, कि इनके फाइनेस्ट प्लेज माने जाते हैं, ये सबसे अच्छे प्लेज माने जाते हैं, ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया। अब आगे देख लेते हैं। दिस पोएम इज़ अ मोनोलॉग। देखो मोनोलॉग का क्या मीनिंग होता है। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, और लॉग का मतलब स्पीक करना, बोलना। कि जब एक वो पोएम जिसमें एक ही करेक्टर और वो एक ही लेके अंदर पूरी पोएम को बोलकर बता रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोलॉग। तो ये पोएम जो है वो मोनोलॉग है जो कि ली गई है किससे, शेक्सपियर की कॉमेडी से, एज यू लाइक इट। कि इन्होंने एक प्ले लिखा है, वो प्ले कॉमेडी में है और वो जो कॉमेडी है उसका नाम क्या है, एज यू लाइक इट से लिया गया है। इट इज़ स्पोकन बाय मेलंकली जैक्स। तो जैक्स एक करेक्टर होता है और वो दुखी होकर इस पोएम को बोलता है, दुखी अवस्था में, या इस संसार की जो अवस्थाएं हैं संसार को लेकर काफ़ी दुखपूर्ण है, उस रूप में वो इस पोएम को बोलता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट मैंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। अगर पोइट के अनुसार बात की जाए तो मनुष्य का जो जीवन है उसको बांटा जा सकता है 7 अवस्थाओं के अंदर। पहला जो आता है वो इन्फेंट, फिर उसके बाद में स्कूल बॉय, देन लवर, सोल्जर, जस्टिस, पैंथलून एंड ओल्ड एज। तो ये 7 एजेस है जो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहली अवस्था कौन सी है, इन्फेंट, दूसरी स्कूल बॉय, थर्ड लवर, फोर्थ सोल्जर, फिफ्थ जस्टिस, सिक्स पैंथलून और जो 7th है वो है ओल्ड एज। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। स्कूल बॉय जानते हो जो स्कूल जाना शुरू किया है, जो LKG UKG का जो बच्चा है, ठीक है वो। उसके बाद में लवर की बात आ जाती है, वो आगे चलकर लवर बनता है, तीसरी अवस्था। उसके बाद में सोल्जर्स का भी रोल प्ले करता है, आगे चलकर जस्टिस। पैंथलून होता है वृद्ध व्यक्ति,
लेकिन मूर्ख सा वृद्ध व्यक्ति। और अंतिम जो होता है वो होता है उसका ओल्ड एज। इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन क्वेटो मोनोलॉग रिटन इन आइमिक पेंटामीटर, कि ये शेक्सपियर की अक्सर क्वेटेड मोनोलॉग है, मतलब इसका अक्सर लोग बाग क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में बोलते भी है। क्वेटोड का मतलब है बात करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, और ये आइम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी है। आइम्बिक पेंटामीटर्स का मतलब एक लाइन में 10 के आसपास क्या होते हैं वर्ड्स होते हैं, जिसमें हर दूसरा वर्ड स्ट्रेस दिया होता है, उसको हम आइम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट, मतलब पाइथागोरस से लेकर आज तक हैव कंपेयर द वर्ल्ड टू अ स्टेज, कि बहुत सारे कवि, ना सिर्फ शेक्सपियर बल्कि कई सारी कवि, मतलब कि कहाँ से लेकर पाइथागोरस समय से लेकर आज वर्तमान समय तक इन्होंने वर्ल्ड को, संसार को कंपेयर किया, किससे, स्टेज से। तो अब हम डायरेक्टली अभी ये पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबका जो ध्यान है वो, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 edges. अब यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। All the world's a stage, कि क्या करें, all the world is a stage, कि पूरा का पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। जिस प्रकार से रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर लोग अपना एक्ट प्ले करते हैं, उसी प्रकार से हम इस संसार रूपी स्टेज के ऊपर अपना क्या कर रहे हैं, अपना अभिनय, अपना रोल प्ले करते चले जा रहे हैं। ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, कि सभी मनुष्य और औरतें, मतलब सभी आदमी और औरतें मात्र क्या है, प्लेयर्स है, अभिनय करता है, एक्टर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनका अपना क्या है, एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, यह सॉरी एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिट। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंस, की उनका समय आनाते है और जानाते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति का एंट्रेंस फिक्स होता है और उसका एग्जिट भी फिक्स होता है, कि कब उसको प्रवेश करना है, कब उसको वहाँ से निकासी लेनी है, ये सब पहले से ही फिक्स होता है। उसी प्रकार से संसार में मनुष्य भी जन्म लेता है और उसके बाद में मृत्यु के द्वारा वो वापस से वहाँ से एग्जिट हो जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी अपने लाइफ टाइम में कई सारे पार्ट्स प्ले करके जाता है, कई सारे पार्ट्स प्ले करता है। और अगर पार्ट्स की बात करें तो कितने, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और एक मनुष्य के जो एक्ट्स है पूरे लाइफ के अंदर वो कितने होते हैं, 7 एजेस होते हैं, 7 रोल प्ले करता है, 7 अवस्थाओं से वो गुजरता है। एट फर्स्ट the infant mewling and pucking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his sketchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school। कि क्या करें, पहली अवस्था देखिए क्या करें। पहली अवस्था क्या है, एट फर्स्ट, शुरुआत में जब वो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, तो वो म्याऊं म्याऊं करता है। म्यूलिंग का मतलब रोता है, मिमियाता है। पुकिंग का मतलब उल्टी करता है। छोटा सा जो बच्चा है उसको डाइजेस्ट नहीं होता है जो वो पीता है, तो इसलिए वो वापस से निकाल देता है उल्टी के जरिए से। ये कह रहे हैं कि जो शिशु होता है वो मिमियाता है, रोता है, उल्टी करता है, किसके अंदर, नर्स के आम में। नर्स का मतलब यहाँ पे वो नर्स नहीं है जो डॉक्टर के पास में रहती है, जिसको हम सिस्टर वगैरह बोलते हैं। नो, नर्स का मतलब वो होता है कि जो उसकी देखभाल करती है, उसकी माँ भी उसके लिए नर्स हो सकती है, या उसका जो भी देखभाल कर रहे हैं वो सब नर्स है। तो नर्स के आम में क्या करता है, मिमियाता है, उल्टी करता है नर्स के आर्म्स के अंदर। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और सेकेंड अवस्था आ जाती है कौन सी, वाइनिंग स्कूल बॉय की। वाइनिंग का मतलब कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग मीन्स कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, और उसके बाद में वो एक कंप्लेनिंग स्कूल बॉय बन जाता है। विथ हिज स्केचल, स्केचल मीन्स बैग, अपने साथ में बैग लिए हुए ये शिकायती लड़का मम्मा से बोलता है, पापा से बोलता है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, शिकायत करता है कि ऐसा है वैसा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना। तो ये जो वाइनिंग स्कूल बॉय है अपने बैग के साथ में शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकता है सुबह का चेहरा, मतलब जो उसका चेहरा होता है छोटे से बच्चे का, स्कूल बॉय का, वो बिल्कुल चमकदार होता है, बिल्कुल सुबह की तरह, शाइनिंग मॉर्निंग फेस। अब वो क्रीपिंग का मतलब रेंगता है, किसकी तरह, स्नेल की तरह। स्नेल होता है घोंगा जो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो वो धीरे धीरे क्रीपिंग लाइक ए स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली का मतलब बिना इच्छा के कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। कि कहने का मतलब स्कूल बॉय को जब स्कूल भेजा जाता है तो पहली बात तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब जाता है तो बैग पीछे टाँग कर
और वो बिल्कुल घोंगी की तरह धीरे धीरे स्कूल जाता है। वो इस बात को दर्शा रहा है कि उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, वो अनविलिंग है, बिना इच्छा के ही वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। अब देखते हैं हम थर्ड अवस्था। देन एंड देन द लवर शाइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेट मैड टू हिज मिस्ट्रेस आई ब्रू। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमने देखा कि जो थर्ड अवस्था है वो लवर की है। शाइंग का मतलब क्या है यहाँ पे, शाइंग का मतलब गहरी सांस लेना। जो लवर है वो गहरी गहरी सांस लेता है आग की भट्टी की तरह। एक मिनट, जस्ट मिनट, छींक आ रही है मुझे, सॉरी। एंड देन द लवर शाइंग लाइक अ फर्नेस, और उसके बाद में तीसरी जो अवस्था होती है वो लवर की होती है। और शाइंग का मतलब गहरी गहरी सांस लेता है, बिल्कुल फर्नेस की तरह, आग की भट्टी की तरह। फर्नेस का मतलब होता है आग की भट्टी, आग की भट्टी की तरह वो गहरी गहरी सांस लेता है। कब, जब वो लवर होता है। विद अ वॉफुल बैलेड, बैलेड यानी पोएम्स, वॉफुल का मतलब प्रेम भरी। तो वो प्रेम भरी जो पोएम्स है वो बनाई जाती है किसके लिए, अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी बिलवर्ड के लिए, अपनी प्रेमिका की आईब्रो के लिए। मतलब जब वो लवर होता है तो गहरी गहरी सांसें लेता है, वो फुल बैलेट्स लिखता है, मतलब कि प्रेम भरी कविताएं लिखता है किसके लिए, अपनी प्रेमिका की आईब्रो के लिए। अपनी प्रेमिका की आईब्रो के लिए क्या करता है वो, पोएम्स लिखता है, प्रेम भरी पत्र लिखता है। अब फोर्थ अवस्था पे आ जाता है, देखते हैं। देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like a part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble repetition, कि क्या कह रहे हैं। और उसके बाद में फोर्थ जो अवस्था है वो किसकी है, वो है उसकी सोल्जर्स की। तो वो सोल्जर्स की अवस्था में आ जाता है। फोर्थ जो अवस्था है उसकी कौन सी है, सोल्जर्स की है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ओथ का मतलब शपथ, और वो भरा हुआ होता है, फुल होता है किसके, विचित्र विचित्र शपथ से, अजीब व गरीब शपथ लिए हुए होता है। बियर्डेड लाइक अ पार्ट, पार्ट यानी लेपर्ड, और लेपर्ड की तरह उसकी दाढ़ी होती है। जेलिस इन हॉनर, हॉनर का मतलब होता है सम्मान, और सम्मान में वो ईर्षा से भरा हुआ होता है। ईर्षा से भरा हुआ क्या होता है कि वो छोटे से सम्मान के लिए जो एक सैनिक को मिलते हैं, उस सम्मान के लिए, उस जेलिसी के लिए वो बहुत ज़्यादा सडन एंड क्विक इन क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़े के अंदर, लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा तेज और तर्रार होता है, काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, सडन होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग मतलब ढूंढने के लिए उस बबल रूपी रेपुटेशन को। बबल जानते हो आप, जब हवा के अंदर जो बबल होती है गोल गोल, उसका कोई टाइम नहीं होता, वो क्षण भंगुर होती है, वो एक टाइम की होती है और उसके बाद में वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और उस बबल रेपुटेशन को ढूंढने के लिए, किसको, उस बबल रेपुटेशन को ढूंढने के लिए वो उस सम्मान के अंदर, मतलब जेलिसी के सम्मान में भरा हुआ और तेज और तर्रार होकर लड़ाई में लड़ता है। और यहाँ तक कि कैनन्स माउथ, कैनन का मतलब तोप के मुंह के सामने आने से भी नहीं डरता है। कौन, सोल्जर। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद में फिफ्थ जो एज है वो है किसकी, जस्टिस की। इज फेयर राउंड बैली विथ गुड कैपॉन लाइन विथ आई सैवर एंड बियर्डेड फॉर्मल कट। कि क्या कह रहे हैं, कि देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमारी जो फिफ्थ अवस्था आती है वो किसकी आती है, फिफ्थ अवस्था आती है जस्टिस की। कि वो जस्टिस के रूप में, फिर उसके बाद में वो जस्टिस बनता है, न्यायाधीश बनता है। फेयर राउंड बेली, बिल्कुल उसकी गोल मटोल, फेयर राउंड बेली का मतलब गोल मटोल उसकी तोंद होती है। विथ गुड कैपॉन लाइन, किसकी वजह से, कैपॉन का मतलब जो चिकन है, चिकन की जो लाइन है वो साफ उसके पेट में दिखाई देती है कि उसने चिकन खाया हुआ है, और उसका जो पेट है वो गोल मटोल हो रखा है। किसकी वजह से, उस कैपॉन की वजह से, उस चिकन की वजह से उसका जो पेट है वो क्या हो रखा है, गोल मटोल हो रखा है। विथ आइस सेवर, और उसकी जो आँख है वो काफ़ी गंभीर होती है, सीरियस होती है। और बियर्ड की बात करें तो उसकी फॉर्मल कट की बियर्ड होती है, बिल्कुल फॉर्मल बनाई हुई होती है उसने। फुल ऑफ वाइज सोज और एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और वो वाइज सोज का मतलब कहावतें, ईडियम्स, और वो भरा हुआ होता है किससे, वाइज सोज से। कि जो कहने का मतलब जो बुद्धिमता, जो कहावतें हैं, जो मुहावरे हैं, जो उदाहरण है आधुनिक उदाहरण, उनसे वो भरा हुआ होता है। वो हर परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई बात बताने के लिए, मुहावरा रखने के लिए तैयार रहता है। ये इसमें बताया गया है। कौन, जस्टिस की अगर बात करें। सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना पार्ट प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose, pouch on side, his
youthful horse, well served, a world too wide for his shrunk sank and big manly voice, कि क्या करें, and big manly voice turning again childish treble pipe, कि क्या करें, देखिए ध्यान दीजिए कि जो सिक्स्थ एज है वो किस में चली जाती है, पतले दुबले स्लीपर्ड पैंथलून के अंदर। स्लीपर्ड का मतलब चप्पल पहने हुए एक पागल से मूर्ख से व्यक्ति के अंदर बदल जाती है। यहाँ पे पैंथलून का मतलब ओल्ड फुलिश पर्सन, वापस बोल रहा हूँ, ओल्ड फुलिश पर्सन की कहने का मतलब जो सिक्स अवस्था है उसकी वो एक पतले दुबले चप्पल पहने हुए ओल्ड मूर्ख व्यक्ति में बदल जाती है। जो स्पेक्टिकल्स है, जो चश्मा है, वो नाक के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब है यहाँ पे उसकी कमर के दोनों तरफ क्या होता है, मांस लटक जाता है, मोटापा आ जाता है वृद्धावस्था में। पाउच ऑन साइड हिज यूथफुल होज, और उसकी जो जवानी थी, यूथफुल होज का मतलब जो जवानी में वो हट्टा खट्टा था, या जो ताकत थी, जो जवानी भरी जो ताकत थी जिसको उसने वेल सेव किया था, सही ढंग से बचाया था। अ वर्ल्ड टू वाइड, लेकिन ये संसार बहुत बड़ा है। फॉर इज श्रंक सैंक, उसके सिकुड़ने के लिए, सिकुड़ के कम होने के लिए, कमज़ोर हो जाने के लिए। एंड हिज बिग मैलनी वॉइस, और उसकी जो बड़ी मानव वाली जो वॉइस है, मैलनी जो वॉइस है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और वो किसके अंदर बदल रही है, एक मिनट, सॉरी, यस। और क्या कह रहे हैं कि जो उसकी बिग मैलनी वॉइस है, बिग मैलनी का मतलब मनुष्य जैसे, आदमी जैसी जो कठोर और खरकस जो आवाज़ थी, मनुष्य जैसी जो दबंग आवाज़ थी, वो बदल जाती है किसके अंदर, बच्चों जैसी ट्रेबल पाइप्स के अंदर। मतलब जब वो बोलता है तो बच्चों जैसे आवाज़ लड़खड़ाती है, तुतलाता है, और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ में सीटी भी बजती है, ट्रेबल पाइप्स की तरह होती है। एंड विसल्स इन साउंड, और उसकी आवाज़ में क्या सुनाई देती है, विसल सुनाई देती है, सीटी सुनाई देती है जब वो बोलता है। कब, जब वो सिक्स अवस्था में पहुँच जाता है। तो अब लास्ट अवस्था देख लेते हैं जल्दी से कि क्या करें। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स इज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि जो लास्ट सीन है उसका, लास्ट सीन, इन सभी का जो लास्ट सीन है, दैट एंड्स हिज दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि ये जो कि अंत कर देती है, ये जो लास्ट सीन है वो अंत कर देती है उसकी विचित्र जो इवेंटफुल हिस्ट्री है, मतलब कि जो इवेंट से भरी हुई जो उसका इतिहास है, अजीब इवेंट से भरे हुआ जो उसका इतिहास है, उसका अंत कर देती है। मतलब उसने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक आने तक उसके जीवन में कई सारे इवेंट्स रहे हैं, अजीब गरीब के इवेंट रहे हैं, उसका सबका अंत कर देती है ये लास्ट वाली अवस्था। एंड इस सेकंड चाइल्डनेस, और ये क्या है, दूसरी बचपन अवस्था है, चाइल्डनेस है, मेर ऑब्लिवियन। एक तरह से मेर ऑब्लिवियन कहा जा सकता है कि ये चाइल्ड दिखता ही नहीं है बच्चा, लेकिन पूर्ण रूप से ये चाइल्डिश अवस्था ही होती है, बस वो बच्चा ही नहीं दिखता, बाकी सब हरकतें उसकी बच्चे जैसी होती है, मेर ऑब्लिवियन है। सेंस टीथ, सेंस का मतलब विदाउट, विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट एंड विदाउट एवरीथिंग। क्या मतलब है, वृद्धावस्था में तो उसके दांत भी नहीं रहते, इसलिए क्या कहा गया है, विदाउट टीथ। आइज मतलब उसकी आंखें, जो दृष्टि है, जो रोशनी है आंखों की, वो भी कम हो जाती है, इसलिए वो विदाउट आइज हो जाता है। टेस्ट, किसी चीज़ में उसको टेस्ट भी नहीं आता, इसलिए वो विदाउट टेस्ट हो जाता है। एंड विदाउट एवरीथिंग मतलब जो कुछ उसने अपने जीवन में कमाया है, मैं उसके फिजिकल की बात कर रहा हूँ, वो सब चला जाता है। ना तो वो उसके शरीर में पहले जैसी ताकत होती है, ना ही उसकी आंखों में वो नज़र होती है, नहीं कानों में उस प्रकार की सुनने जैसी शक्ति होती है। तो जो भी उसकी जो युवावस्था में जो ताकत थी वो सब चली जाती है, उन सब से वो क्या हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, और वो चीज़ें उनसे दूर चली जाती है, और इस प्रकार से उसका अंत हो जाता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आएगी। टेक केयर, गुड बाय।